वजह जानने के लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा कि जब सुल्तानपुर में डकैती हुई तो उसको लेकर के सबसे ज़्यादा रोष जो है सराफा एसोसिएशन ने जताया था। फूलन देवी थी, उसका तो जो ग्रुप था वो केवल 4 लोगों का था और वो डकैत घोषित थी इनामी। उसके पास 4 किलो चांदी थी, उसको बेच करके वो भागना चाह रहा था। 2 एनकाउंटर हुए हैं सुल्तानपुर कांड को लेकर। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारे हुए। आत्मसमर्पण कराना या उनको बदलने की इच्छा रखना या उस तरीके के प्रयास करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब उसमें ये हो सकता है कि वो ठाकुर एनकाउंटर में मारा जाए, ये हो सकता है कि पंडित एनकाउंटर, बिकरू में तो वो ब्राह्मण था। अखिलेश जी जो हैं वो अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। उन्नाव एनकाउंटर, वो एनकाउंटर जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिस पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गए। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इतने दिनों तक एसटीएफ और यूपी पुलिस से भाग रहा अनुज प्रताप सिंह कैसे एसटीएफ के कब्जे में आया, कैसे एसटीएफ को पता चला। उसके बाद ये कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में किसी के पूरे नाम को देखकर तय होता है कि उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी। सियासतदान जो कुछ कह रहे हैं वो कब तक कहेंगे, कहाँ तक कहेंगे, और वो छोटी सी चांदी जो सोने पर भारी पड़ गई और शायद एक अपराधी की जान पर भारी पड़ गई, उसकी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मेरे साथ फ्रेम पे आपको मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर अमृत जी और मेरे बाईं ओर अशोक जी हैं। अशोक जी, आपसे शुरू करते हैं। खासतौर पर अमर उजाला के तमाम वो पाठक जो अमर उजाला पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं कि तमाम इस तरीके की खबरें जो छन कर आती हैं पुलिस विभाग से लेकर तमाम एजेंसियों से, कई बार पर्दे के पीछे जो कुछ होता है हमको बाद में पता चलता है। इसी सुल्तानपुर और उसके बाद उन्नाव 2 एनकाउंटरों की अगर बात करें, इसमें सबसे बड़ी हेडलाइन अब जो बन रही है वो अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद बन रही है। एसटीएफ को कैसे पता चला कि अनुज प्रताप सिंह कहाँ हैं, क्या लोकेट हुआ, वो चांदी वाली कहानी क्या है जिसकी खूब चर्चा है, ज़रा वो बताएं। देखिए, इसके वजह जानने के लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा कि जब सुल्तानपुर में डकैती हुई तो उसको लेकर के सबसे ज़्यादा रोष जो है सराफा एसोसिएशन ने जताया था और लगातार वो अधिकारियों से मिल भी रहे थे। और कहीं ना कहीं प्रदेश के व्यापारियों के अंदर एक डर था कि कहीं इस तरह की घटना उनके साथ भी तो ना घट जाए, तो इसको लेके वो थोड़ा भयभीत थे। और अनुज जब उन्नाव में शुक्लागंज इलाके में गया, उसके पास 4 किलो चांदी थी, उसको बेच करके वो भागना चाह रहा था। उसको मालूम था कि अगर मैं कहीं पकड़ जाऊंगा तो पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं और बहुत सख्त सज़ा मुझे मिल सकती है, तो किसी तरह भागने की फिराक में था। तो वो शुक्लागंज में एक दुकानदार के पास गया, उसने 4 किलो चांदी दिखाई। उसने कहा कि साहब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो चांदी बिल्कुल नई थी। तो उसको देख करके जो है उसको शक हुआ सराफा कारोबारी को, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब हम चांदी बेचने के लिए किसी दुकान में जाते हैं तो हम पुरानी चांदी बेचने जाते हैं जो घर में रखी रहती है या कुछ है। हम नई चांदी जल्दी बेचने नहीं जाते हैं। तो वो नई चांदी थी और उसके हाव भाव देख करके वो थोड़ा डरा हुआ था। दुकानदार को थोड़ा शक हुआ, तो उसने पहले तो उसको एकदम सुल्तानपुर की घटना याद आई, तो उसको लगा कि भाई हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही आदमी हो या ना भी हो, लेकिन उसने कहा कि मुझे पछड़े में पड़ना नहीं है इसमें, तो उसने मना कर दिया। तो अनुज वहाँ से तो चला गया, लेकिन उसने अपने एसोसिएशन के लोगों को, दुकानदार ने ये बात बताई और उसने इस मकसद से बताई कि कम से कम ये है कि जो एसोसिएशन के लोग हैं किसी और दुकान में जाए तो वो बिक ना पाए, कोई फंसने ना पाए उसका साथी। तो उसने बताया कि साहब ऐसी सी बात है, वो एक आदमी घूम रहा है, तो आप जरा इसको मैसेज एक वो कर दीजिए। तो एसोसिएशन ने अपने लोगों को तो बताया साथ में, चूँकि वो एसोसिएशन के लोग एसटीएफ के संपर्क में भी थे, पहले मिल भी चुके थे अधिकारियों से जाकर के, तो उन्होंने एसटीएफ को सूचना दी कि साहब इस तरह का एक आदमी घूम रहा है यहाँ पे। उसके बाद एसटीएफ ने तुरंत जो है उन्नाव पुलिस को कहा कि आप इसकी ट्रैक करना चालू कीजिए। किसी दुकान से वो निकला तो सीसीटीवी से आप देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। तो उन्नाव पुलिस ने जो उसको ट्रैक करना चालू किया, तब तक एसटीएफ भी वहाँ पहुँच गई 2-3 घंटे के अंदर, और एसटीएफ ने उसको अचलगंज इलाके में घेर लिया। तो चूँकि वो अनुज कदकाठी से ही मजबूत था, असलहा भी उसके पास था, तो उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर मजबूरी में एसटीएफ को जो है वापसी फायरिंग करनी पड़ी, तो उसके गोली लगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जो आरोप लग रहे हैं कि उसको जानबूझ के मारा गया, एसटीएफ ने मार दिया, तो ये भी पाठकों को और दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि गोली लगने से वो घायल हुआ था और उसको पीएससी लेके गए थे पहले, और वहाँ से डॉक्टरों ने उसको जिला अस्पताल रेफ़र किया था। लेकिन वो जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हुई, ना कि एसटीएफ के मतलब काउंटर फायरिंग में मौके। हाँ, हम ये ना कहेंगे वो ब्रॉड डेड आया कि आप क्या कहते हैं, वो ऐसा नहीं था। वो सीएससी लेके गए थे और फिर वहाँ से उसको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया था। तो इस तरह जो है उसको
उसको जो है उसका इनकाउंटर हुआ ये। जी, अब आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं अमृत जी, मैं वहीं आना चाह रहा हूँ। 2 एनकाउंटर हुए हैं सुल्तानपुर कांड को लेकर, वैसे तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारे हुए हैं, और एक पूरी अलग खबर है जो अशोक जी ने हमारे दर्शकों के लिए बताई है कि एसटीएफ ने कितने साल में, कितनी अवधि में कितने एनकाउंटर किए। सुल्तानपुर कांड में पहला एनकाउंटर होता है मंगेश यादव, दूसरा एनकाउंटर होता है अनुज प्रताप सिंह। दोनों एनकाउंटर के कुछ मिनटों बाद हम देखते हैं कि विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के या तो बयान या सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या एनकाउंटर या अपराधियों के किस वर्ग से वो आते हैं, किस बिरादरी से वो आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, अब क्या ये देखकर कार्रवाई होगी या ये देखकर सहानुभूति जताई जाएगी, या एनकाउंटर एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा बजाय लॉ एंड ऑर्डर के, और खास तौर पर जब हम उपचुनावों को बेहद करीब देख रहे हैं? आपका आकलन एक पत्रकार के तौर पर क्या कहता है? देखिए, कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है या कोई भी बड़ा जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी प्राथमिकता होती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे स्टेट के अंदर। उसका एक जरिया, जब बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं, बहुत सारे लोग हमेशा से सरेंडर करते आए हैं। एनकाउंटर का जो है कोई नया नहीं है कि योगी गवर्नमेंट के अंदर ही जो है एनकाउंटर्स हो रहे हैं। एनकाउंटर्स का अपना एक बड़ा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, आज़ादी के बाद से बहुत लंबा इतिहास है। और ये जो पूरी बेल्ट है अपनी, मैनपुरी, इटावा, आगरा, आपका ये बाराबंकी, बहराइच, और ये जो पूरी बेल्ट है ये हमेशा से जो है डकैतों का इलाका भी रहा था। किसी समय, मतलब किसी पर्टिकुलर उसको जो है जगह को वो नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ होते हैं ऐसा, लेकिन रहा है इनका इतिहास। तो एनकाउंटर्स का अगर इतिहास हम देखें तो मुझे याद आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब भी बहुत एनकाउंटर हुए थे डकैतों के। और उस समय सबसे बड़ा जो हुआ था कांड, वो बहमई कांड के बाद जो चीफ मिनिस्टर को आदेश देना पड़ा था कि इन लोगों को जो है कैसे भी करके न्यूट्रलाइज करिए, और न्यूट्रलाइज करने के ऑर्डर्स थे। उसमें आत्मसमर्पण या समर्पण जैसा नहीं था, डायरेक्टली उसमें जो है जब उनसे पूछा गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह से कि क्या आप इन लोगों को छोड़ देंगे, इनसे आत्मसमर्पण कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मसमर्पण कराना या उनको बदलने की इच्छा रखना या उस तरीके के प्रयास करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं चाहे मेरा पूरा कार्यकाल लग जाए, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और उस कार्यकाल में उनके 2 साल 4 महीने या 6 महीने का कुछ लगभग कार्यकाल था, 2.5 साल से कम का कार्यकाल था। उस दौरान 1000 से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए थे, और वो ऑन डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद में फिर एक कांड हुआ जिसमें कि हरिजनों का एक साथ में जो है बहुत सारे लोगों को मारा गया, फिर अगेन एनकाउंटर से स्टार्ट हुए। तो अब आप ये उसमें जो है फिर ठाकुर थे, और मुझे याद आता है उसमें 2, एक राधा और संता करके बाद में अरेस्ट भी किए गए थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट जाति देख के नहीं करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जो क्राइम बढ़ रहा है उसको नीचे लाना है। अब उसमें ये हो सकता है कि वो ठाकुर एनकाउंटर में मारा जाए, ये हो सकता है कि पंडित एनकाउंटर में, बिकरू में तो वो ब्राह्मण था जी, है ना, ऐसे ही कभी जो है वो दलित हो सकता है, पिछड़ा, उसमें जाति नहीं है, आपका क्राइम है बड़ा। हमें क्राइम के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि जाति के चश्मे से देखने की ज़रूरत है। और होता ये है कि जब भी इस तरीके के केसेस होते हैं तो विपक्ष में जो भी बैठा होता है वो उसको मुद्दा बनाता है जाति के तौर पे। यही सेम चीज़ मुलायम सिंह जी ने, मैं अगर ये कहूँ कि अखिलेश जी जो हैं वो अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल में जब एनकाउंटर्स हुए थे तो मुलायम सिंह जी ने बाकायदा ये कहा था कि ये ठाकुरों का पूरा एक पुलिस गैंग बना लिया गया। वही सेम पैटर्न पे बात हुई थी कि मुलायम सिंह जी ने आरोप लगाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पे कि पुलिस के सारे जो बड़े अधिकारी रख लिए गए हैं वो सब ठाकुर हैं और वो टारगेटेड करके मार रहे हैं। तो वो वही सेम लाइन, पिता की सेम लाइन पर बेटा चल रहा है। मुझे कई बार ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर या एनकाउंटर के मसले पर हमको किसी अपराधी के उपनाम को देखने से ज़्यादा वो चार्जशीट देखनी चाहिए, वो या वो आपराधिक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कितने मुकदमे थे। हम लोग न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे थे और जब हमारे पास ये अनुज वाली खबर आई तब अशोक जी ने हमको बताया कि आप भूल जाइए उत्तर प्रदेश, सूरत में जाकर डकैती डाली गई है। तो आप सोच सकते हैं कि वो नेटवर्क, मतलब कोई अगर दूसरे स्टेट में जाकर डकैती की घटना को अंजाम दे रहा है तो उसके पास नेटवर्क है, वो एक तरीके से पेशेवर अपराधी हैं कि एक जगह किया, मॉडल सक्सेसफुल हुआ और यहाँ। और अब थोड़ा सा मैं इस घटना की टाइमलाइन पर आता हूँ। लोगों को लग रहा था पहली तस्वीर और सीसीटीवी देखकर कि, और वही वाली बात कि एक छोटा गिरोह है, लेकिन जब जैसे जैसे
और 12 तारीख को इसी महीने की जब डीजीपी ने और एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ थी। मैं इंटरप्ट करूंगा कि छोटा गिरोह वाला जो है ना कि 4 लोगों 5 लोग, अगर मुझे हम ऑन डॉक्यूमेंट्स है कि जो फूलन देवी थी उसका तो जो ग्रुप था वो केवल 4 लोगों का था और वो डकैत घोषित थी इनामी। वो मैं वही आना चाहता था। तो जो 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आप उसमें मौजूद भी थे, फिर हमको पता चलता है 15 लोग हैं, एक ग्रुप अंदर गया तो दूसरा उससे बड़ा ग्रुप इसलिए रेडी था कि अगर कोई आ गया तो हम संभाल सकेंगे। थोड़ा सा इसके उन तथ्यों पर, इस पूरे सुल्तानपुर लूट और उसके बाद से अब तक उन्नाव एनकाउंटर तक के उन तथ्यों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए जो अब तक शायद बहुत लाइमलाइट में नहीं आ पाए। जो बातें आ गई वो सबको पता है। एक बड़ी इसको दिलचस्प कहें या अजीब कहें, ये पता चला 15 में से 9 डकैत अमेठी के रहने वाले हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं। एक पूरा गिरोह एक जिले में ऑपरेट करता रहा और उसका पता न चल पाना थोड़ा क्या फेलियर भी माना जाए कि वहीं से सब लोग बैठे रहे, एक आईटीआई में बगल में बैठे रहे, पूरी प्लानिंग होती रही महीनों तक। और जो 4 फरार हैं अब उनका क्या, ये एक बड़ा सवाल है। 1-1 लाख रुपए का नाम तो घोषित हो गया है, लेकिन आगे क्या? देखिए, इस पूरे मामले में जो है, अगर आप इसको थोड़ा डीपली अगर आप देखें तो आप इनकी मॉडस ऑपरेंडी देख करके थोड़ा चौंकेंगे कि किस तरह उन्होंने पहले 2 बार रैकी की उस दुकान की और जौनपुर से 2 बाइक चोरी की गई। तो पूरी प्लानिंग के साथ थे। जो इसका सरगना था, जब उस समय डकैती डाली जा रही थी तो वो बाहर बोलेरो गाड़ी में बैठा था, हथियारों के साथ बैठा था, साथियों के साथ था। उनकी पूरी तैयारी थी कि चूँकि अगर उस स्पॉट को आप देखे जा कर के तो वो एक घना बाज़ार है, वो इकलौता बाज़ार है जहाँ पे ज़्यादा सराफा की दुकानें हैं और एक रास्ता जाने का, एक रास्ता आने का। तो उनको मालूम था कि पुलिस का मूवमेंट अक्सर यहाँ पर रहता है। तो उनकी पूरी तैयारी थी कि अगर पुलिस आएगी तो हम काउंटर फायर करेंगे, वहाँ पर हम जो है अपने साथियों को बचा के ले जाएंगे। और प्लानिंग उनकी इस तरह से भी थी कि जो विपिन था, जो उनका सरगना था, डकैती के बाद वो सीधे रायबरेली चला गया। उसकी एक बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जो मतलब एक तरीके से प्लानर है, जिसने सबको जोड़ा, जिसने प्लान किया, जिसने जगह तय की, जिसने सब कुछ किया, वो गिरफ्त में नहीं आया, उसने सरेंडर किया और बाकी सब गिरफ्त में आ रहे हैं या एक एक करके आते गए हैं और 4 फरार हैं। और वही वाली बात की राजनीति उसी मुद्दे को लेकर है। तो थोड़ा ये बताइए कि वो कैसे अलग हो गए और बाकी कैसे अलग हो गए? वो उन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। विपिन को मालूम था कि मैं सबसे पहले टारगेट में आऊँगा और घटना के बाद 2-3 दिन तक पुलिस समझ नहीं पाई कि जो है किसने की क्या हुआ, क्योंकि सब नकाबपोश वहाँ पर गए थे। और विपिन ने पूरा वेल प्लान किया था। वो सीधे रायबरेली गया और उसने 2 दिन के अंदर ही जो है खुद को कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर करने तक भी पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि यही मेन कल्प्रेट है। ठीक है, अब अगर मैं इनकाउंटर की बात करूँ तो आप इनकाउंटर में एक देखिए से सपा सरकार में एक मथुरा का जवाहर बाग कांड हुआ था, वहाँ पे रामवृक्ष यादव था, उसमें एक एडिशनल एसपी मुकुल द्विवेदी शहीद हुए थे, एक वहाँ का एसओ था संतोष, वो भी शहीद हो गया था। और उसके बाद पुलिस ने घेर करके रामवृक्ष यादव और उसके गैंग के कई लोगों को मारा था। तो देखिए, वहाँ पर भी ऐसा तो नहीं था कि वो रामवृक्ष यादव था तो यादव होने की वजह से पुलिस को छोड़ देती, क्योंकि वो अपराधी था। कोई भी पुलिस या कोई भी अफसर जो है उसको नहीं छोड़ता। और अब आप इसी सरकार में देखिए कानपुर में जो बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड में विकास दुबे को पकड़ने के लिए कई थानों की फोर्स गई थी, सीओ साथ में गए थे। तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो फायरिंग कर देगा वहाँ पे। और उसकी क्या तैयारी थी, उसने कितने घंटे तक लगातार फायरिंग की, पुलिस को जान बचाने के जो है आफत आ गई थी वहाँ पर। और कितने लोग, 8 लोग मारे गए थे। इससे बड़ा कांड आज तक नहीं हुआ। इससे पहले करीबन 30 साल पहले पीएसी के साथ इस तरह की घटनाएं एक बार हुई थी और एक ददुआ को मारने गई थी एसटीएफ टीम, तो उसके ऊपर जो है इस तरह फायरिंग हुई थी। तो आप ये देखिए कि अब वहाँ पर भी तो यही नौबत आई ना। और इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि अपराधी को पकड़ने गए, वहाँ पे अपराधी ने तुरंत फायर झोंक दिया, पर पुलिस के लोग मर गए। तो पुलिस को तो देखिए, उसको तो पहले अपनी भी तो जान बचानी है, उसकी भी तो जान है। और जब उसको मालूम है कि सामने बदमाश है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो उससे कहेगा कि नहीं तुम हथियार डाल दो और ऐसा करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक छोटी सी बात जो रह गई कि 4 अपराधी अभी भी फरार हैं इस कांड में, उनको लेकर क्या कोई इनपुट है एजेंसीज के पास या एसटीएफ के पास? देखिए, वो 4 में से एक तो अज्ञात है और 3 चिन्हित हो चुके हैं, लेकिन जो एजेंसियों को शक है कि इस समय वो स्टेट के बाहर हैं। वो उनको भी लग गया है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी हमारे खिलाफ, इसलिए वो भागे हुए हैं। हाँ, तो उनमें समय लग सकता है जी। अब एक अंतिम सवाल जो इस चर्चा का मैं करना चाहता हूँ वो राजनीतिक सवाल है। क्या हम ये मानकर चलें कि सुल्तानपुर कांड उन तमाम फहरिस्तों में से एक ऐसा
उदाहरण बन जाएगा जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले से ज़्यादा एक चुनावी मुद्दा होते जा रहा है, क्योंकि वो देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कि जो आरोपी हैं उनके परिवार से भी नेता मिल रहे हैं, उनके घर जाकर मिल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आर्थिक मदद दे रही हैं और खुलकर दे रही हैं। इस तरीके की तस्वीरें अमूमन हम बहुत नहीं देखते, लेकिन यहाँ बहुत साफ कर दिया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। और सरकार का, जैसा अशोक जी ने भी कहा, कि साफ कहना है कि अपराधी है उसी पल्लड़े पर या उसी तराजू पर उसको तोला जा रहा है। क्या उपचुनावों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहे या हो रहे एनकाउंटर तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त? बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से विधान परिषद अध्यक्ष जो हैं वो लोगों से मिलने जाते हैं, पार्टी के और विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों के, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके नेता हैं, वो मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुद, बिल्कुल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुद मिलने जा रहे हैं। उससे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इसको क्राइम, अपराधी चार्जशीट के नज़रिए से न देखकर जाति और उपचुनाव के नज़रिए से देखा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को हम कितना एंटी गवर्नमेंट बना के, कि वो टारगेटेड किलिंग हो रही है, ना कि किसी जो है वो अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है, ये शो करना है हमें कैसे भी करके कि ये टारगेटेड किलिंग हो रही है, और उसके जरिए उसको जो है वोट बैंक में अपने नंबर्स में कन्वर्ट करके हमें बेनिफिट उठाना है। हालांकि देखिए, मोरली ये होना चाहिए कि जब अगर कोई आरोपी है और उसके खिलाफ जब तक वो बरी ना हो जाए, एक मोरल ग्राउंड पर जो है पॉलिटिशियंस को, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, चाहे वो विपक्ष से रिलेटेड हों, मुझे लगता है मोरल ग्राउंड पे जो है सपोर्ट पे नहीं खड़ा होना चाहिए कि भाई वो ऐसा नहीं है, उसको जानबूझ के ऐसा किया। ये बिल्कुल ठीक है कि आपको ये होना चाहिए, लेकिन आप घर मिलने में जाइए। आप सरकार पे दूसरे तरीके से दबाव बना सकते हैं कि भाई ये एनकाउंटर्स गलत हो रहे हैं, या आप जो है इस तरीके से जो भी आप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर जाके किसी के खड़े हो जाते हैं तो आप पूरी तरीके से उसके सपोर्ट में नजर आने लगते हैं कि आप 100% ये व्यक्ति सही है। तो आप कैसे साबित कर सकते हो कि 100% सही है, गलत है? कैसे साबित कर पाओगे आप कि वो सुल्तानपुर डकैती में शामिल नहीं थे या उनको जानबूझकर मारा जा रहा है इस तरीके से? तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल तो बनेगा ही और बन रहा है लगातार, और इसका पूरा फायदा लेने की कोशिश विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब कर रही हैं, और काउंटर में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब आ रहे हैं और वो पुराने इतिहास निकाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह जी के टाइम पे एनकाउंटर्स नहीं हुए हैं, अभी अशोक जी ने ही बताया। हाँ, और इसके अलावा बहुत हिस्ट्री है पूरी, बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं, कोई कम नहीं हुए उनके दौर में भी। तो ये मेरा ये मानना है कि कोई भी गलत नहीं है। क्राइम रेट को नीचे लाने के लिए, लोगों में कानून का डर बनाने के लिए ये जरूरी होता है। हालांकि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा हमेशा से उठाते रहे हैं लोग। अब हमारे जो दर्शक हैं, आने वाले कुछ दिनों में आप ही लोग वोटर होंगे अलग अलग विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के दौरान, और आप ये तय करेंगे कि इन मुद्दों में आप किस ओर हैं, या उन तमाम मुद्दों की फहरिस्त में ये मुद्दा आपके लिए कितना प्रभावी है। लेकिन वोट से पहले या चुनावों से पहले एक और तरीके से आप अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स इस चर्चा के साथ खुला हुआ है, वहाँ पर आप अपनी राय लिखिए। जो पूरी चर्चा थी उस बारे में आपका क्या कहना है, सुल्तानपुर लूट से लेकर उन्नाव एनकाउंटर तक आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें ज़रूर जाहिर करें। और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। पर्दे के पीछे सियासत के ढेर सारे पैतरे होते हैं, कई बार काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो संज्ञेय अपराधी या बड़े से बड़े अपराधों में हमको देखने को, सुनने को पहली नज़र में नहीं मिलता। वो सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे न्यूज़ रूम से, अपने वरिष्ठ साथियों के इसी तरीके से अनुभव और उनके इनपुट्स के आधार पर। आप सभी ने और आप दोनों ने भी अपना अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।